Hello, good afternoon everyone. I Dr. Monica, Assistant Professor in Department of Economics, Ismail National Mahila PG College, Meerut. Today my lecture topic is type of unemployment. Firstly, we talk about what is the unemployment definition, meaning, then what type of unemployment. जो बेरोजगारी है, पहली वाले जो इससे पहले हमने एक वीडियो डाली है उसमें कि एम्प्लॉयमेंट, व्हाट इज द अनएम्प्लॉयमेंट एंड रिलेटेड कंसेप्ट विद इट, कि आपको ज़्यादातर जो इन्फॉर्मेशन है वो फर्स्ट वीडियो से मिलेगी। इसमें हम स्टार्ट करते हैं कि टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी कितने प्रकार की होती है, या डेवलप्ड कंट्रीज में किस तरह से बेरोजगारी है, या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज जो है उसमें किस तरह की बेरोजगारी है। तो सबसे पहले हम इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले इसके बारे में जानना चाहेंगे कि बेरोजगारी क्या है ब्रीफ में, या बेरोजगारी को कैसे परिभाषित कर सकते हैं। अनएम्प्लॉयड मीन्स नॉट सिंपली वन हु डिड नॉट हैव जॉब बट समवन डज नॉट हैव ए जॉब एंड हु इज अवेलेबल फॉर वर्क एंड एम्प्लॉयबल एज। Or unemployment occurs when individuals who are working age, capable of working and actively seeking employment are unable to secure a job. Like in case secure a job, तो सिंपली हम बात कर सकते हैं कि जो अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है बेरोजगारी, कि बेरोजगार कौन है, किसको हम बेरोजगार कहेंगे। तो सिंपली मतलब ये नहीं है कि जिसके पास जॉब नहीं है, हु डज नॉट हैव ए जॉब, वो बेरोजगार, हम उसको कह सकते हैं। कि हमने जो बेरोजगारी का मतलब है मीन्स कि जो एम्प्लॉयबल एज के अंदर है, अवेलेबल फॉर वर्क है, या फिर जो विलिंगनेस टू वर्क रखता है, उसके बाद भी तीनों कंडीशन होने के बाद भी अगर उसको जॉब नहीं मिल पा रही है तो हम उसको बेरोजगार कहेंगे। और बात आती है कि जो इंडिया के केस में है, जो हमने इंडिया के केस में जो भी मतलब हमने पहले एनएसएसओ डेटा देता था एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट का, लेकिन अब हमारे यहाँ पे पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे हुआ है 2017 में अप्रैल में। उसके अकॉर्डिंग जो हमने एज रखी है उन्होंने 15 to 59 ईयर्स के अंदर जो भी लोग आएंगे वो लेबर फोर्स में काउंट होंगे। उसी के अंदर हम बात करते हैं कि जो इंडिया के केस में एम्प्लॉयबल एज है वो 15 to 59 ईयर्स है। ऐसे ही जो यूरोप की बात करें तो उन्होंने 16 ईयर्स, जो अबव 16 ईयर्स से ऊपर के जो लोग हैं उनको सबको उन्होंने लेबर फोर्स में काउंट किया है। क्यों, या फिर एम्प्लॉय एज के अंदर काउंट किया है, क्योंकि वहाँ पे लोग, हमारे यहाँ पे क्या है 60 ईयर्स के बाद लोग या तो रिटायर हो जाते हैं गवर्नमेंट जॉब में, तो अगर या फिर काम करना पसंद नहीं करते इस तरह से। लेकिन यूरोप में जो है वो लोग जब तक टिल डेथ तक भी काम करना पसंद करते हैं, तो वहाँ पे अबव 16 ईयर्स को लेबर फोर्स में काउंट करते हैं लोग। सो इन एम्प्लॉयमेंट वी लुक फॉर विलिंगनेस टू वर्क, कि ये जरूरी है बेरोजगारी होने के लिए कि वो बेरोजगार है, कि उसकी विलिंगनेस टू वर्क है लेकिन फिर भी उसे जॉब नहीं मिल पा रही। अब बात करेंगे हम पहले, मैंने अभी आपको बताया कि पहले वाले पॉइंट में हम बता चुके हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है, उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे में जो उन्होंने 3 पैरामीटर्स दिए उनकी बात की है हमने। अब नेक्स्ट में हम बात करेंगे टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कि जो बेरोजगारी के प्रकार हैं वो कितने हैं, या डेवलप्ड कंट्री में किस तरह का बेरोजगारी होती है, अंडर डेवलप्ड कंट्री में किस तरह की बेरोजगारी पाई जाती है। तो नेक्स्ट पॉइंट है टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। Categorization of unemployment is based on the basis of causes, कि जैसे डेवलप्ड कंट्री है वहाँ पे दूसरी तरह की कंडीशन होती है, अंडर डेवलप्ड कंट्री है वहाँ पे दूसरी तरह की सिचुएशन है। तो जो कॉजेज हैं उनके या जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग हम बेरोजगारी को परिभाषित करते हैं। टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट डिफर्स बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। फ्रिक्शनल, जो मेनली है फ्रिक्शनल और साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो मेनली डेवलप्ड कंट्री में पाया जाता है जो विकसित देश है। और जो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल और सीजनल
अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो हमारे बेरोजगारी के जो मेन फीचर्स हैं वो हैं अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में जो हमारे अल्प विकसित देश कह सकते हैं हम, उनमें मेनली जो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं छिपी हुई बेरोजगारी, या फिर स्ट्रक्चरल, जो हमारे इकोनॉमी की स्ट्रक्चर या ढांचा बोल सकते हैं उसके चेंज होने के कारण जो बेरोजगारी पाई जाती है, सीजनल पाई जाती है। वैसे तो ये दोनों कंट्री में हो सकते हैं, डेवलप्ड कंट्री में भी हो सकते हैं, अंडर डेवलप्ड कंट्री में, लेकिन जो मेन फीचर है वो डेवलप्ड कंट्री का है फ्रिक्शनल और साइक्लिकल। अंडर डेवलप्ड कंट्री का है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल और सीजनल। अब सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट वी टॉक अबाउट द डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि ये बहुत ही अंडर डेवलपमेंट कंट्री में मोस्टली होता है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट तरह की बेरोजगारी है जो अल्प विकसित देशों में पाई जाती है। सबसे पहले इसे जॉन रॉबिन्सन ने इसे मतलब एक तरह से इंट्रोड्यूस किया इस वर्ड को। उसके बाद जो रोजेनस्टीन रोडान हैज इंट्रोड्यूस्ड द डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इनटू द थ्योरी ऑफ underdevelopment in his article Problem of Industrialization in Eastern and Southern Europe। जो रोजेनस्टीन रोडान थे उन्होंने एक पेपर पब्लिश किया जिसका नाम था प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन ईस्टर्न एंड साउथर्न यूरोप। उसमें क्या था, जो इंडस्ट्री की प्रॉब्लम थी उनकी ईस्टर्न और साउथर्न यूरोप की, उसकी वजह से जो लोग बेरोजगार होने के बाद लेस प्रोडक्टिव सेक्टर, ट्रेडिशनल सेक्टर की तरफ शिफ्ट हो रहे थे। उसी के कारण फिर उन्होंने देखा कि जो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या आई, उसी के बारे में उन्होंने इसमें बात की है। इसी में उन्होंने डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया। अब नेक्स्ट बात है कि रॉबिन्सन डिफाइंड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एज द अडॉप्शन ऑफ इंफीरियर जॉब्स बाय द वर्कर्स लेड ऑफ फ्रॉम देयर नॉर्मल जॉब्स ड्यू टू लैक ऑफ इफेक्टिव डिमांड ड्यूरिंग द डिप्रेशन। जो डेवलपमेंट जो ये थे, रॉबिन्सन ने डिफाइन किया डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि जो रिसेशन के टाइम, किसी भी इकोनॉमी में रिसेशन के कारण, लैक ऑफ डिमांड के कारण जो लोग नॉर्मल जॉब कर रहे थे उनको जॉब से निकाल दिया जाता है। उसके बाद जो लोग कहाँ पे शिफ्ट हो जाती हैं, वो लेबर कहाँ पे शिफ्ट हो जाती है, लेस प्रोडक्टिव सेक्टर में, या उसको बोल सकते हैं वो अडॉप्ट करते हैं इंफीरियर जॉब्स। क्या अडॉप्ट करते हैं, वो इंफीरियर जॉब को अडॉप्ट करते हैं, क्योंकि पहले वो कहाँ पे जॉब कर रहे थे, इंडस्ट्रियल सेक्टर में जॉब कर रहे थे। ड्यू टू लैक ऑफ इफेक्टिव डिमांड या फिर लैक इफेक्टिव डिमांड या ड्यू टू इकोनॉमिक रिसेशन के कारण अब ये लोग कहाँ पे शिफ्ट हो गए, अडॉप्शन ऑफ इंफीरियर जॉब्स, लेस प्रोडक्टिव सेक्टर जो होता है एग्रीकल्चर सेक्टर, उसकी तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। तो उसी को उन्होंने कहा कि अब शिफ्ट होने के बाद क्या है, क्योंकि वो उनके स्किल से मैच नहीं करता, वो इनके स्किल से इसलिए मैच नहीं करता क्योंकि वो हाईली प्रोडक्टिव सेक्टर जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था उसमें काम कर रहे थे। उसके बाद वो शिफ्ट होते हैं इंफीरियर जॉब सेक्टर के, उनके लिए इंफीरियर जॉब बोल सकते हैं क्योंकि लेस प्रोडक्टिव सेक्टर माना जाता है कंपैरिजन टू इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर को, तो उसमें शिफ्ट हो जाते हैं। वहां पे ना चाहते हुए भी जो लोग पहले से काम कर रहे थे उन्हीं के साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि जो एग्रीकल्चर है वो हमारे यहाँ पे स्मॉल होल्डिंग है और एक लिमिटेड एरिया है कृषि के लिए, तो उसी में वो लोग जाके वहां पर इन्वॉल्व हो जाते हैं और अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। उनकी जो कंट्रीब्यूशन देने के बाद भी जो उनका पहले से प्रोडक्शन था एग्रीकल्चर में, उसके बाद भी वही प्रोडक्शन रहता, उसमें कोई चेंज नहीं होता प्रोडक्शन में, इसलिए उनको वो दिखते तो फिर वहां पे रोजगार की तरह, लेकिन वो कैसा अनएम्प्लॉयमेंट होता, डिस्गाइज्ड, छिपी हुई बेरोजगारी जिसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जीरो होती है। Means when new labors added into the less productive sectors of the economy, no addition output is generated in the sector. So new labor addition did not change the output. उन्होंने यही बात की है कि जब वो इंडस्ट्री से शिफ्ट होके न्यू जॉब को अडॉप्ट करते हैं एज इन एग्रीकल्चर सेक्टर, तो जो उनका आउटपुट रहता है, जो पहले वर्कर काम कर रहे थे एग्रीकल्चर में, उसके बाद भी माना एग्जाम्पल के लिए कि एक खेत में 10 क्विंटल गेहूं, मतलब एग्जाम्पल के लिए कि एक खेत था उसमें 10 क्विंटल गेहूं हो रहा था,
और अगर उसके बाद जो वो लेबर शिफ्ट हो गया, लैक ऑफ डिमांड के कारण जो उनको लेबर्स को शिफ्ट कर दिया गया है या फिर लेबर को काम नहीं दिया गया इंडस्ट्री में, और वहाँ कहाँ पे शिफ्ट हो गई, एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो उसके बाद भी जो प्रोडक्शन था उसमें कोई चेंज नहीं आया, आउटपुट सेम था। तो उसी को उन्होंने डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की बात की है। अब बात करते हैं देयरफॉर, इसी को कि जो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, छिपी हुई बेरोजगारी है, उसका मतलब क्या? उसका मतलब है कि जो एक्स्ट्रा लेबर लगी हुई है, माना एक काम को एक खेत में 4 लोग काम कर सकते हैं, ठीक है, वो भी 10 क्विंटल गेहूं पैदा कर रहे थे, अगर उसके बाद अगर 8 लोग काम कर रहे हैं, शिफ्ट होने के बाद 8 लोग, 4 लोग एक्स्ट्रा लगे, 8 लोग काम कर रहे हैं, तो अब हमारा अगर जो प्रोडक्शन होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 10 की जगह 20 क्विंटल, लेकिन कितना प्रोडक्शन हो रहा है, सेम हो रहा है 10 क्विंटल। तो ये क्या है, उनकी जो लास्ट में जो एडिशन ऑफ द लेबर है वो क्या है, उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0 है, सीमांत उत्पादकता, सीमा के अंत में जो एडिशन हुआ है लेबर की, उनकी प्रोडक्टिविटी 0 है। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज मेनली ऑब्जर्व्ड इन एग्रीकल्चर या अलाइड सेक्टर, जो ये मेनली आपको और भी सेक्टर में हो सकता है, लेकिन जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें ये ज्यादा होता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे इंडिया में मोस्टली 50% लोग आज भी एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। अगर उन्हें लगता है कि भाई, आप गांव में देखो, किसी को ये लगता है कि उनके पास नौकरी नहीं है या फिर उनके पास कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है और कोई साधन नहीं है, तो लोग सोचते नहीं है कि हाँ हमारे पास जॉब नहीं है, ये वो सोचते हैं हमारे पास एग्रीकल्चर कृषि है करने के लिए, हम इसमें उनके पेरेंट्स भी, बच्चों के ये भी वो सोचते हैं कि कृषि है और हमारा बेटा खेती कर लेगा, तो इसी तरह से वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट होते हैं। और आज का जो मतलब रिसेंटली डेटा है, पहले तो 70% पॉपुलेशन डिपेंडेंट थी एग्रीकल्चर पे, पर रिसेंटली अब 50% के अराउंड जो हमारी टोटल पॉपुलेशन का भाग है वो हमारा एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। Therefore, a large amount of labor can be shifted from agriculture without reducing the actual output. जो A.K. सेन थे, अमर्त्य सेन, इन्होंने भी डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब बताया। इन्होंने कहा कि विदाउट विड्रॉल ए पार्ट ऑफ द लेबर फोर्स फ्रॉम द ट्रेडिशनल फील्ड ऑफ द प्रोडक्शन वुड लीव द टोटल आउटपुट अनचेंज। इन्होंने कहा कि जो एक्स्ट्रा लेबर अगर उसको निकाल दें हम, जो टोटल आउटपुट है हमारा वो अनचेंज रहेगा, हमारे आउटपुट पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम कह सकते हैं कि ये डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का केस कोविड के टाइम में क्या हुआ था, आपने देखा था 2019 में कोविड आया था। कोविड के टाइम में सभी लोग जो प्रोडक्टिव सेक्टर में लगे हुए थे, प्रोडक्टिव किसको बोल रहे हैं, कंपैरिजन टू एग्रीकल्चर, हम इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, जो आईटी सेक्टर्स में लोग थे सभी की जॉब चली गई और लोग अपने घरों की तरफ माइग्रेट होने लगे थे, गांव की तरफ जाने लगे थे। आपने देखा था ट्रेनें इतनी भर गई थी कि लोगों को सीट नहीं मिल रही थी और सभी अपने घरों की तरफ मूव कर रहे थे। और जाके वो कहाँ पे, उनका जब जॉब चली गई तो उनके पास कोई मनी नहीं थी, कुछ उनके पास और कोई दूसरे मेथड्स नहीं थे, लेकिन वो कहाँ गांव में क्या कर रहे थे, जाके अपनी जो एग्रीकल्चर थी, पहले से जो लोग लगे हुए थे फैमिली, उन्हीं के साथ इन्वॉल्व हो रहे थे और वहीं पे अपना जीवन यापन कर रहे थे। तो उससे क्या हो रहा था, इन्वॉल्वमेंट तो था, दिख तो रहे थे कि वो काम कर रहे हैं अपने फैमिली वालों के साथ, लेकिन जो उनका आउटपुट था उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा था। ऐसे ही ग्रेट डिप्रेशन था 1929, उसमें भी लोगों के पास डिमांड कम हो गई थी, डिमांड कम हो गई तो लोगों के पास जो गुड्स और सर्विसेज थी वो नहीं सेल हुई, तो फिर लोगों का रोजगार चला गया, तो फिर वही सिचुएशन क्रिएट हुई थी महामंदी की। फाइनेंशियल क्राइसिस आया था 2008 से 9 में। अब बात करते हैं जो अमर्त्य कुमार वो हैं सेन, उन्होंने A.K. सेन ने ये डायग्राम के थ्रू बताया है कि कैसे जो सरप्लस लेबर है उसको रिड्यूस करके भी आउटपुट को अनचेंज रखा जा सकता है। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है कि कैसे हम शो कर सकते हैं। देखिए वाई एक्सिस पे दिया है हमारा टोटल प्रोडक्ट, कुल उत्पादन, और एक्स एक्सिस पे हॉरिजॉन्टली दिखा रहे हैं हम लेबर आवर्स। अब इधर की तरफ हमारे नंबर ऑफ लेबर्स लगे हुए हैं जो नीचे की तरफ है L1 L2, तो वो दिखा रहा है कि जो टोटल प्रोडक्शन है OL0, वो टोटल प्रोडक्शन हमने जब L1 लेबर को लगाया तो हमारा प्रोडक्शन कितना था OL0, लेकिन उसके बाद जो एक्स्ट्रा लेबर थी उसको भी लगाने के बाद अब हमने कितनी लेबर को
लगाए, नंबर ऑफ लेबर कितनी है OL2, यहाँ तक हो गया। तो उसके बाद भी हमारे प्रोडक्शन पे कोई चेंज नहीं हो, यहाँ तक तो बढ़ रहा था, उसके बाद हमारा सीधा हो गया। इसका मतलब है कि आउटपुट में कोई चेंज नहीं हो रहा है। लेबर आवर्स तो इंक्रीज हो रहे हैं, लेबर भी इंक्रीज हो रही है, बट टोटल प्रोडक्शन जो हमारा इंक्रीज नहीं हो रहा। हॉरिजॉन्टल होने का मतलब ये है, क्योंकि ऊपर की तरफ शिफ्ट नहीं हो रहा है। तो वो कह रहा है कि जो एक्स्ट्रा लेबर है वो कितनी है L1 L2। तो L1 L2 को अगर हम निकाल दें तो भी हमारा प्रोडक्शन यही था OL0, ये था टोटल प्रोडक्शन, सॉरी ये था हमारा प्रोडक्शन, ये था हमारा प्रोडक्शन जो OL0 इतने पे, और उसके बाद भी हमारा प्रोडक्शन जो है वो सेम है। अगर हम L2 लेबर को हटा दें यहाँ से तो भी हमारा प्रोडक्शन सेम ही है। तो ये दिखाता है कि एक्स्ट्रा लेबर जो लगी हुई है इसमें, इसको हटाने के बावजूद भी हमारा प्रोडक्शन पे कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें कि इसमें डिसगाइज्ड मेन हमें बताना है कि डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कितना, छिपी हुई बेरोजगारी कितनी है हमारी, या तो हम कह सकते हैं OL2 माइनस OL1 या फिर L1 माइनस L2, ये हमारा शो करता है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम कॉजेज ऑफ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि छिपी हुई बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी जो दिखाई नहीं देती, जिसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0 होती है। इसके क्या क्या मेन रीजन क्या क्या हैं इसके, कि जो मेन कारण है, वैसे तो और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन जो ये हमने मतलब माना है कि ये हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, दोनों रीजन है, लेकिन हमारी नजर से हम देखें तो जो हमें दिखता है वो ये है, एक्सेस लेबर है, क्योंकि जो अंडर डेवलप्ड कंट्री होती हैं या डेवलपिंग कंट्री होती हैं, उनमें सप्लाई ऑफ लेबर जो होती है वो एक्सेस में होती है और डिमांड फॉर लेबर के कंपैरिजन में। तो वहाँ पे कैपिटल कम होती है, लेबर ज्यादा होती है, तो क्या होगा, हमारा बेरोजगारी उत्पन्न होगी, क्योंकि कितने भी चीप वेज रेट पे हम कितनी भी लेबर हमें अवेलेबल है, तो उसके कारण क्या है, बेरोजगारी उत्पन्न होती है। दूसरा, एक्सेस डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर। मैंने अभी आपको बताया था कि जब हमें ये लगता है कि हमारे पास कोई जॉब नहीं है तो लोग क्या करते हैं, एग्रीकल्चर पे मोस्टली, अभी बताया था कि 50% लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है हमारी कंट्री के, इंडिया में। तो जो हमारी डिपेंडेंसी है एग्रीकल्चर पे वो ज्यादा, अगर हमें लगता है कि फैमिली में 4 लोग हैं और 4 लोग ही, 2 लोग भी वही काम कर सकते हैं, 4 भी, लेकिन क्या है, अगर उन्हें कोई रोजगार नहीं मिल रहा है तो वो अपने एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड रहते हैं, उसी में लगे रहते हैं। हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट भी हमारे अनएम्प्लॉयमेंट का, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा रीजन है। इतनी हमारे यहाँ पे जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो बहुत ज्यादा है, चाइना के बाद हमारा ही नंबर आता है इसमें। इसके बाद है लैक ऑफ अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन रूरल एरियाज। इससे मतलब है लैक ऑफ अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन रूरल एरियाज से मतलब है कि जो हमारा इन रूरल एरिया है वहाँ पे लिमिटेड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है। अगर लोग माइग्रेट करते हैं सिटी की तरफ तो उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है रहने की, खाने की, तो वो क्या करते हैं, लिमिटेड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होने के कारण वो वहीं पे एग्रीकल्चर में डिपेंडेंट रहते हैं और इसी की वजह से वो खेती पे ही मोस्टली डिपेंडेंट है। सीजनल नेचर ऑफ वर्क, देखिए जो एग्रीकल्चर एक ऐसा मतलब उद्योग, एग्रीकल्चर एक ऐसा क्या बोल सकते हैं हम क्षेत्र है कि इसमें जो सीजनल वर्क ज्यादा होता है। सीजनल इन द सेंस, अगर गन्ने का टाइम आ रहा है तो उस टाइम तो बहुत हमें वर्कर्स की जरूरत होती है, जहाँ पे हम 10 की जगह 20 लोगों को भी काम दे सकते हैं। अगर गन्ने का सीजन खत्म हो जाता है तो हम उस टाइम पे फिर ऑफ हो जाता है, उस टाइम पे हमें लेबर को ऑफ करना होता है कि अब हमारे पास कोई काम नहीं है। तो ये एक ऐसा है सीजनल जो एग्रीकल्चर क्षेत्र है, ये एक सीजनल नेचर का होता है। पॉवर्टी एंड लैक ऑफ कैपिटल, लैक ऑफ कैपिटल जो डेवलपिंग कंट्री है उनकी मेन समस्या ये है कि वहाँ पे कैपिटल अबंडेंट है, सॉरी लेबर अबंडेंट है और कैपिटल हमारे पास कम है। लेबर ज्यादा होने के कारण हम लोगों को जो
मशीनरी से काम ना करके हम लेबर का यूज करते हैं, लेकिन लेबर क्या है, हमारी स्किल्ड नहीं है। स्किल्ड ना होने की वजह से जो हम, ये नहीं है कि हमारे यहाँ पे रोजगार नहीं है या इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं है, लेकिन लैक ऑफ स्किल्स के कारण लोग बेरोजगार हैं। अनस्किल्ड लेबर, अभी जो बात की कि पॉवर्टी, कैपिटल, ये सब क्या है, पॉवर्टी है तो लोगों के पास एजुकेशन नहीं है, एजुकेशन नहीं है तो लोगों के पास स्किल्स नहीं है, क्योंकि वो अकॉर्डिंग टू स्किल, जो आज न्यू अब की जो अब इस टाइम की जो डिमांड है जॉब की, उसके अकॉर्डिंग लोगों के पास स्किल्स नहीं है। स्किल कैसे नहीं माना, आज पहले टाइपराइटर की जरूरत होती थी, लेकिन अब कंप्यूटर ने टाइपराइटर को शिफ्ट कर दिया है, तो लोग क्या है, नई टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहे हैं, अपग्रेडेशन हो रहा है टेक्नोलॉजी का, तो स्किल्स की कमी होने के कारण लोगों की जॉब जा रही है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, द मेन फीचर ऑफ डेवलप्ड कंट्री। साइक्लिकल का मतलब होता है चक्रीय बेरोजगारी। चक्रीय बेरोजगारी से मतलब है कि देखिए कोई भी इकोनॉमी है, उसमें कोई भी इकोनॉमी में बिजनेस फेज में 4 फेजेस होते हैं। कभी बूम की सिचुएशन होती है, कभी डिप्रेशन की सिचुएशन होती है, कभी रिसेशन की सिचुएशन होती है, कभी डिप्रेशन की सिचुएशन होती है, कभी रिकवरी की होती है। जरूरी नहीं है जो बिजनेस साइकिल है हमेशा वो इस स्थिति में नहीं चलती स्ट्रेट फॉरवर्ड। जो हमारी अर्थव्यवस्था किसी भी देश की ले लो, उसमें क्या है, कभी लगता अप्स और डाउन्स आते रहते हैं, कभी हमें पीक पे है, कभी ट्रो पे है, कभी रिकवरी पे है, कभी रिसेशन पे है। तो जो साइक्लिकल बेरोजगारी है वो किसी इस रीजन से नहीं होती कि मतलब हमारे पास स्किल्स नहीं है, ये नहीं है, लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था में अप्स और डाउन्स आने के कारण जो लैक ऑफ डिमांड होती है, डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड के कारण लोगों को बेरोजगार हो जाते हैं लोग। और ये सबसे बड़ी समस्या मेनली डेवलप्ड कंट्री की भी कह सकते हैं, अंडर डेवलपमेंट में भी आप इसको काउंट कर सकते हैं, पर मेन हम जो फीचर मानते हैं वो डेवलप्ड कंट्री का है। अब बात करते हैं कि साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट फ्लक्चुएट्स विद द इकोनॉमिक रिसेशन, एक्सपेंशन, पीकिंग ड्यूरिंग डाउन टर्न्स एंड डेक्लाइनिंग। कब डेक्लाइन करेगा अनएम्प्लॉयमेंट? अप टर्न्स पे। ड्यूरिंग द रिसेशन बिजनेस रिड्यूस लेबर डिमांड, इंक्रीजिंग साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। अब ये क्या है, मैंने अभी आपको बताया था, इसमें अभी हम बात करते हैं, ये हम एक तरह से बिजनेस साइकिल की बात कर रहे हैं कि देखिए जो हमारी इकोनॉमी है वो क्या, उसमें अप्स डाउन आते रहते हैं, रिसेशन, ट्रो, पीक की सिचुएशन है ये। तो इसमें क्या होता है, जो बिजनेस हमारे इकोनॉमी में बिजनेस अप डाउन होने के कारण जो हमारी इकोनॉमी में लैक ऑफ डिमांड की कमी होती है, मतलब जो डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड, मांग की कमी होने के कारण जो गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा था उनकी डिमांड कम हो जाती है। डिमांड क्यों कम हो जाती है कि लोगों के पास जब डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड हो गई तो उससे क्या है, लोगों के पास अब जो हमारी कंपनीज है उन्होंने गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन कम कर दिया। जब डिमांड कम हो गई, प्रोडक्शन कम कर दिया, तो उन्होंने वर्कर्स को बाहर निकाल दिया, क्योंकि उनके पास इतनी डिमांड ही नहीं है कि वो लोगों को, इतने लोगों को जॉब दे पाए। अब जब उन्होंने उनको बाहर निकाल दिया, वे बेरोजगार हो गए। बेरोजगार होने के कारण उस पीरियड में साइक्लिकल जो रिसेशन था या डिप्रेशन का टाइम था, उसमें लोगों की जॉब चली गई। लोगों की जॉब जाने से क्या हुआ, लोग बेरोजगार हो गए। तो इसको, ये मेन किस कारण से होता है, डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड से। अब ये जो पीरियड है जो भी रिसेशन का था या डिप्रेशन का, नीचे की तरफ हम इसमें जो लोग बेरोजगार हुए हैं उस सेशन के लिए या उस टाइम के लिए जिसमें हमारी इकोनॉमी क्या थी, रिसेशन में थी या डिप्रेशन में थी, तो उस टाइम में लोगों को बेरोजगार होने का जो मेन रीजन है वो है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिकल चक्र अर्थव्यवस्था का मतलब चक्रीय बेरोजगारी बोलते हैं। तो जैसे ही हमारी अर्थव्यवस्था में क्या आता है, पीक की सिचुएशन होती है या फिर रिकवरी की सिचुएशन होती है, फिर लोगों को रोजगार से मिलना शुरू हो जाते हैं। तो ये मेनली बिजनेस साइकिल जैसे ही हमारी अप्स और डाउन्स चलते रहते हैं, ये चक्रीय बेरोजगारी का चक्र चलता रहता है। और मेन इसका जो रीजन है वो डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड है, एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड कब होती है, किसे मिलकर बनती है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट डिमांड प्लस गवर्नमेंट डिमांड।
जब हमारी एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होगी तो कंजम्पशन डिमांड भी ज़्यादा होगी, इन्वेस्टमेंट डिमांड होगी, गवर्नमेंट की डिमांड ज़्यादा होगी। जैसे ही हमारी डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड होगी, ये सारी डिमांड घट जाएंगी और हमारा प्रोडक्शन कम हो जाएगा। प्रोडक्शन कम हो जाएगा, लोगों को रोजगार से निकाल दिया जाएगा। अब बात करते हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि जैसे ही कि ये बात थी कि ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन, जो ग्रेट डिप्रेशन आया था 1929 में, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज 35% इन यूएसए। जो ग्रेट डिप्रेशन आया था 1929 में, अमेरिका में 35% लोग बेरोजगार हो गए थे। बेरोजगार हो गए थे। ऐसे ही और भी हम कोविड-19 के टाइम भी ले सकते हैं। कोविड-19 में भी लोगों को इस फेज का सामना करना पड़ा था कि लोग काफी बेरोजगार होते अपने घरों की तरफ शिफ्ट होने लगे थे। तो ये कुछ टाइम पीरियड की बात थी। ये है एन अनप्रेसिडेंट राइज इन अनएम्प्लॉयमेंट। अनप्रेसिडेंट से मतलब है जो पहले कभी नहीं हुआ, उस तरह की अनएम्प्लॉयमेंट आप देख सकते हो। बेरोजगारी कब थी, उस तरह की जो बेरोजगारी थी। नॉर्मली हम बात करेंगे 1974 की। 1974 में क्या था, ऑयल क्राइसिस आए थे, उसमें फ्लक्चुएशन देख सकते हैं। 1974 में बेरोजगारी बढ़ी थी, 5 लाख लोग से ज्यादा की बेरोजगारी थी। फिर 1974 के बाद जो ऑयल शॉक्स आए थे वो 99 में आए थे, सॉरी 1990 में जो बेरोजगारी थी, फिर वो फ्लक्चुएट हुए, फिर ज्यादा थी बेरोजगारी हमारी। फिर उसके बाद आप देखोगे कि हमारे 2010, ये है हमारा 2009 के, 2010 से आगे 2009 में जो हमारे फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे, उसमें भी बेरोजगारी में फ्लक्चुएशन था, ज्यादा बढ़ती जा रही थी। 10 लोग से 15 लाख लोग के आसपास बेरोजगार थे लोग। ये हम एक ट्रेंड देख रहे हैं बेरोजगारी का। जो ये रिपोर्ट है हमारी गोल्डमैन सैच की। अब इसके बाद है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। देखो मैं मोस्टली बता, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट से मतलब है कि इन द इकोनॉमी देयर आर पीपल हु आर बिटवीन द जॉब्स। देखिए ये इस तरह का अनएम्प्लॉयमेंट है जिसको हम कह सकते हैं कि ये वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है। अपनी इच्छा से हो सकता है, लोग अपने स्किल्स को बढ़ाने के लिए या लोग अपने स्किल्स को बढ़ाने के लिए, अपनी एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए या नेक्स्ट जॉब पे शिफ्ट होने के लिए कुछ समय के लिए बेरोजगार होते हैं। क्योंकि बेरोजगार इसलिए होते हैं क्योंकि उनकी जो स्किल्स हैं उसके अकॉर्डिंग उनकी जॉब जो है मैच नहीं कर पाती, और वो जॉब को मैच नहीं कर पाते तो वो न्यू जॉब सर्च करने के टाइम वो लोग बेरोजगार होते हैं, जब तक उन्हें न्यू जॉब उनके स्किल्स के अकॉर्डिंग नहीं मिल जाती। तो ये दे मे बी डिसमिस्ड और रिटर्निंग टू वर्क आफ्टर ट्रेवलिंग etc पीपल सर्चिंग फॉर जॉब आफ्टर कंप्लीटेड ग्रेजुएशन। कुछ लोग ऐसे हैं कि एकदम ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद जॉब सर्चिंग के चक्कर में लग जाते हैं, और वो कुछ टाइम के लिए एक जॉब तो करते रहते हैं लेकिन वो उनके स्किल्स के अकॉर्डिंग नहीं होती। वो चाहते हैं कि जैसे ही ग्रेजुएशन कंप्लीट हो या फिर उन्हें वो चाहते हैं कि हमें 1 साल का एक्सपीरियंस हो जाए, 2 का हो जाए, फिर जैसे ही उनका एक्सपीरियंस कंप्लीट होता है वो क्विट करते हैं जॉब से और अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग जॉब को सर्च करते हैं। उसके बीच का जो टाइम है उसको हम बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, कि वो एक वॉलंटरी टाइप का होता है, एक हेल्दी इकोनॉमी के शो करता है। उसमें ये नहीं होता कि हाँ ये इस तरह की बेरोजगारी नहीं है जो हमारी इकोनॉमी के लिए जो हानिकारक होगी। ये हमारी इकोनॉमी का एक हेल्दी इंडिकेटर होता है जो दिखाता है कि लोग अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, स्किल्स को और अच्छा करने के लिए एक जॉब करते हैं, फिर उसको स्विच करके नेक्स्ट जॉब पे अपने स्किल्स के अकॉर्डिंग जाते हैं। Unemployment that result from the process of matching workers and job is called the frictional unemployment। अब इसमें आप देख सकते हैं कि ये कोई ओल्ड जॉब पे कोई था, ग्रेजुएट किए हुए बच्चा या कोई न्यू जॉब वाला है, उसने क्या है जॉब को, ओल्ड जॉब को स्विच किया। फिर ये फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, जो इसका गैप है न्यू जॉब तक आने के बीच का जो गैप है उसको हम बोलेंगे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब बात आती है वॉलंटरी और वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट की बात। वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट जो अपनी इच्छा से लोग जॉब करना नहीं चाहते, कि उनके पास जॉब तो है लेकिन वो अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग जॉब चाहते हैं लेकिन जॉब नहीं करते, उसको हम बोलते हैं वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। इनवॉलंटरी अनैच्छिक बेरोजगारी, ऐसी बेरोजगारी जो लोग काम तो चाहते हैं लेकिन उनको काम
नहीं मिल पाता, तो उसको हम बोलेंगे अनैच्छिक गोल। व्हाइल इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट अकर्स व्हेन पीपल वांट टू वर्क अ गोइंग वेज रेट बट कैन नॉट फाइंड एम्प्लॉयमेंट। एग्जाम्पल फ्रेश के लिए विलिंगफुल अनएम्प्लॉयमेंट, जो अपनी इच्छा से वो काम नहीं करना चाहता। टू इंक्रीज स्किल्स, लेजीनेस या ओवेशन विद वेल्थ। लेजीनेस से मतलब है कि वेल्थ होने के कारण या किसी भी कारण से जो वो अपनी जॉब को नहीं करना चाहता है, रेगुलर वर्क नहीं करना चाहता। उसके बाद है नो सीरियस इकोनॉमिक प्रॉब्लम, कैन नॉट सर्वाइव विदाउट द जॉब। वो उसको कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं समझता कि हाँ ऐसी कोई वो नहीं, वो विदाउट जॉब के भी सर्वाइव कर सकता है। नेक्स्ट है मे सीक जॉब बट इट नॉट फाउंड then pretend to be voluntary employed to be safe from the embrace। वो क्या है, जॉब में सीख जॉब, वो जॉब वॉलंटरी क्या जॉब चाहता है लेकिन किसके, अपने स्किल्स के अकॉर्डिंग। इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या, फोर्स्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें क्या है, पर्सन वांट टू जॉब बट कैन नॉट गेटिंग ए जॉब। उसके पास वो जॉब तो करना चाहता है लेकिन उसके पास जॉब है ही नहीं। willing to work, working for job but do not find, actively searching job, कि उसके पास इच्छा तो है कि वो जॉब करना चाहता है लेकिन उसके पास जॉब है ही नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है caused by paucity of employment, no enough job। ये क्या है, caused by paucity का मतलब है कि हमारी इकोनॉमी में जॉब है ही नहीं, ये भी एक बड़ा इशू है। तो नेक्स्ट पॉइंट है wants job of particular kind on particular terms and at a particular place। इसमें क्या है, वो चाहते हैं अपने स्किल्स के अकॉर्डिंग जॉब करना बट उनकी स्किल्स के अकॉर्डिंग उनको जॉब नहीं मिल पाती। वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, ये वही है, डोंट वांट टू टेक द अवेलेबल अपॉर्चुनिटी ड्यू टू द परफॉर्मेंस। उनकी स्किल्स के अकॉर्डिंग उन्हें जॉब नहीं मिल पाती, उसी को उन्होंने वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट की बात की। नेक्स्ट पॉइंट इज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, कि जो संरचनात्मक बेरोजगारी है उसका क्या कारण है, वो क्या है। संरचनात्मक, देखिए जो संरचनात्मक बेरोजगारी है उसका मेन कारण है जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसके ढांचे में परिवर्तन होने के कारण, या जो हमारे टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन होने के कारण जो लोगों को बेरोजगारी हो रही है। उसके और भी कारण हो सकते हैं, क्योंकि जो क्वांटिटी ऑफ लेबर सप्लाई एक्सीड्स क्वांटिटी ऑफ लेबर डिमांडेड। जब हमारी क्वांटिटी सप्लाई ज्यादा होती है जितनी हमें लेबर की डिमांड है, व्हेन द नंबर ऑफ जॉब्स अवेलेबल जॉब्स में बी इनसफिशिएंट टू गिव अ जॉब टू एवरीवन। तो उसमें क्या होता है, हु वांट्स वन देन स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट, कि हमारी क्वांटिटी ऑफ लेबर सप्लाई इज ग्रेटर देन क्वांटिटी ऑफ लेबर डिमांडेड। तो क्या होगी, जितनी हमारे पास जॉब अवेलेबल है उससे ज्यादा लोगों की सप्लाई हो रही है, तो लोग बेरोजगार होंगे। और बेरोजगार होने के भी कई कारण हो सकते हैं, हम संरचना में परिवर्तन आने के कारण ऑक्यूपेशनल बेरोजगारी हो सकती है, ज्योग्राफिकल इमोबिलिटी हो सकती है। तो ये सब क्या है, स्ट्रक्चरल चेंज होने के कारण होती है। अब बात करते हैं हम कि जो ऑक्यूपेशनल एंड ज्योग्राफिकल इमोबिलिटी कोज द स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की, सबसे पहले बात करते हैं ऑक्यूपेशनल और ज्योग्राफिकल इमोबिलिटी की। जैसे अभी हमने बात करा ऑक्यूपेशनल की बात करते हैं, तो जैसे अभी हम बात करते हैं इंग्लैंड में क्या था, कोल माइनिंग की। कोयल जो था वो हमारा कहाँ से आ रहा था, मतलब दूसरे देशों से चीपर इंपोर्ट हो रहा था। तो जो कोयल खान में काम कर रहे थे हमारे वर्कर्स, वो सब बिना जॉब के हो गए, क्योंकि जब हमें सस्ता आयात होगा कोयले का तो हम माइनिंग में लोगों से कोयले की खान से कोयला क्यों निकलवाएंगे जब हमें सस्ता अवेलेबल हो रहा है। तो इस कारण से जो इंग्लैंड में वर्कर्स थे माइनिंग में काम कर रहे थे वो बेरोजगार हो गए, उनकी जॉब चली गई ड्यू टू चीप इंपोर्ट्स। नेक्स्ट पॉइंट इज ज्योग्राफिकल इमोबिलिटी का क्या वो है, देखिए ज्योग्राफिकल इमोबिलिटी वेयर पीपल आर अनेबल टू टेक मोर बिकॉज ऑफ द डिफिकल्टीज एसोसिएटेड मूविंग टू डिफरेंट प्लेस। जैसे ज्योग्राफिकल आप एग्जांपल लीजिए कि अभी एक स्टील कंपनी की बात थी जो झारखंड में थी, उसके बंद होने के बाद क्या हुआ, लोग दूसरी जगह, ऐसा नहीं है कि उन्हें आईटी सेक्टर में जॉब मिल सकती थी बैंगलोर में, लेकिन ड्यू टू इमोबिलिटी वो अपने घर से दूसरे स्थान पर जाना नहीं चाहते थे, या तो फैमिली की वजह से या परिवार की वजह से या अदर रीजंस थे,
तो ये जोग्राफिकल इमोबिलिटी के कारण भी लोगों को बेरोजगार होना पड़ा। अब बात आती है नेक्स्ट कि टेक्नोलॉजिकल चेंज आल्सो क्रिएट विनर्स और लूजर्स इन द इकोनॉमी। जो नेक्स्ट मेन पॉइंट है टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन। आप देख रहे होंगे हर जगह पे ही अब टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। जो पहले हमारा टीचर था वो क्या था, बोर्ड पे चौक से लिख के पढ़ाता था या ऐसे और भी उससे पढ़ाता था, लेकिन और रिसर्च के लिए भी हमारे पास कुछ बुक्स थी, हम लाइब्रेरी जाते थे। लेकिन अब क्या है, डिजिटली होने के कारण सब चीजें ऑनलाइन है। आपको ऑनलाइन लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हैं, यूट्यूब पे, मूक पे, स्वयं पे, इतने सारे चैनल्स हैं आपकी, आप ऑनलाइन अपनी सारी स्टडी कर सकते हैं, आपको ऑफलाइन की जरूरत ही नहीं है। तो ये क्या है, हमारी टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन है। इसके कारण भी लोगों को अपनी जॉब खोनी पड़ी, लाइक एआई इंटेलिजेंस। आप एक देखिए कि हमारे यहाँ पे इतने सारे ग्रेजुएट लोग हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे अब नीड्स किसकी है, हमारे यहाँ पे बीए पास बच्चों की जरूरत नहीं है। अब है जो कोडिंग जानते हो, एआई पे काम जानते हैं, उन लोगों की जरूरत है। जो अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन किस में है, एआई में, सर्चिंग में, कोडिंग में, जो हमारे पास है नहीं स्किल्स। तो टेक्नोलॉजी चेंज होने के कारण भी लोगों में, स्ट्रक्चरल चेंज होने के कारण भी लोगों में बेरोजगारी पैदा हुई है। लाइक ऑटोमेशन हैज रिड्यूस्ड द अमाउंट ऑफ लेबर रिक्वायर्ड इन ऑटोमेशन मैन्युफैक्चरिंग। स्ट्रक्चरल ऑटोमेशन भी उसका मेन कारण है। आप बैंक में देख लीजिए, पहले क्या था, बैंक से आप कैशियर के पास जाते थे पैसा लेने के लिए, अब कहाँ जाते हो आप, एटीएम से निकालोगे या यूपीआई के थ्रू। तो ये क्या, इससे जो बैंक के पास कैशियर था उसकी जॉब खत्म हो गई। आप मेनली जो यूज करते हैं एटीएम का यूज करते हैं, यूपीआई का यूज करते हैं। स्ट्रक्चर चेंज इन द इकोनॉमी आल्सो क्रिएट्स स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। आप ये देख सकते हैं इसके थ्रू की स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट में किस तरह की, देखो आजकल जो जॉब्स क्रिएट हैं, जॉब्स हैं लेकिन हमारे स्किल्स के अकॉर्डिंग नहीं है, क्योंकि हमारी जो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हुआ तो हमारे पास जो स्किल्स थी वो खत्म हो गई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रिसर्चर्स हैं, रोबोटिक्स हैं, अकाउंट मैनेजर की जॉब है, ये हमारा इंटरनेट ट्रैफिक एनालाइजर है, इंजीनियर्स हैं, ड्रोन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम मैनेजर हैं। तो इस तरह की जॉब्स अवेलेबल है जो दिखाते हैं कि स्ट्रक्चरल चेंज होने के कारण लोगों का अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट के कारण क्या क्या हैं? ज्योग्राफिकल कारण, अभी हमने बात की थी, ज्योग्राफिकल कारण, जो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पे शिफ्ट नहीं होना चाहते, तो इस कारण भी ये, क्योंकि वहाँ की स्ट्रक्चर चेंज हो गई, जो पहले वहाँ पे फैक्ट्री थी वो बंद हो गई, लेकिन अब लोग क्या है, शिफ्ट नहीं होना चाहते किसी भी वजह से, या तो लैंग्वेज के कारण, या फिर उनको लगता है कि उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपना यहाँ पे भी एक्सपेंडिचर कर पाए और वहाँ पे भी अपना एक्सपेंडिचर कर पाए। मैक्रो इकोनॉमिक चेंज है, वेज रिलेटेड इशू है। वेज रिलेटेड इशू क्या है? वेज रिलेटेड इशू है कि हम चाहते हैं जो हमारा वेज रेट है वो बहुत हाई हो, लेकिन हमारे पास स्किल्स नहीं है अकॉर्डिंग टू वेज रेट। तो ये भी एक मेन फैक्टर है कि हमारा जो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ता जा रहा है। अब बात करते हैं हम, structural unemployment occurs when the demand for labor is less than supply of labor is an individual labor market। अब देखिए कि आप किस तरह से जो स्ट्रक्चरल चेंज होने के कारण, ये मेन जो हमारे पास पिक्चर है ये है डेक्लाइन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। जो हमारी इंडस्ट्री है वो बंद हो गई। इंडस्ट्री बंद होने के पास क्या है, जहाँ लोकेशन थी उनकी मेन, वहाँ पे बंद होने के बाद वहाँ के लोग बेरोजगार हो गए। ऑक्यूपेशनल इमोबिलिटी, ऑक्यूपेशनल इमोबिलिटी में भी यही आता है कि जैसे आप कोई भी फैक्ट्री थी, जैसे ओल्ड टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी या स्टील की इंडस्ट्री थी झारखंड में, उनके बंद होने के कारण अब वहाँ के लोग वहाँ से शिफ्ट नहीं होना चाहते आईटी सेक्टर में, अदर सेक्टर में, क्योंकि उनके पास उस टाइप के कोई स्किल्स नहीं है। ज्योग्राफिकल इमोबिलिटी में आएगा ये। जो ऑक्यूपेशनल तो हमने बताया था, गलत बता दिया मैंने। ऑक्यूपेशनल इमोबिलिटी में आता है कि जो हमारे स्किल्स हैं हम कि कोल माइनिंग में काम करते हैं, अब जॉब क्रिएट हो रही है एआई सेक्टर में, अदर सेक्टर में, तो हमारे पास उस तरह के स्किल्स नहीं है कि हम दूसरी जॉब में जा पाए एक जॉब को स्विच करके। तो इस कारण से ऑक्यूपेशनल इमोबिलिटी के कारण हमारा जो बेरोजगारी हो रही है। ज्योग्राफिकल अभी बताया था, एक फैक्ट्री बंद होने के कारण लोग दूसरी फैक्ट्री में नहीं जाना चाहते। रोबोटिक रिप्लेसिंग जॉब एग्जाम्पल है, जैसे अभी रोबोटिक का मैंने बताया, एक कार फैक्ट्री में जो
कार की असेंबली लाइंस में लोग थे, वर्कर थे, रोबोट आने से उनकी जॉब चली गई, क्योंकि अब उन्हें उसकी जरूरत ही नहीं है फैक्ट्री में वर्कर की। फॉरेन कंपटीशन, राइजिंग इंपोर्ट्स, चीपर इंपोर्ट्स आने के कारण, जो फॉरेन से चीपर इंपोर्ट आने के कारण जो आयात सस्ते हो गए, तो वहां के जो लोकल लोग थे, जो खदानों में, माइनिंग में उस तरह से लगे हुए थे, उनकी जॉब चली गई। लॉन्ग टर्म रीजनल डेक्लाइन, लॉन्ग टर्म रीजनल डेक्लाइन से मतलब है जो एक मेन व्यवसाय था, माना कहीं पे कोयले की खदान है और वहां के सभी निवासी उस पर डिपेंडेंट थे। अब क्या है, जब वो ही बंद हो गई, वहां पे कोयला निकलना बंद हो गया या वो, तो वहां से क्या वो प्रॉब्लम क्रिएट हुई और वो वहां पे उन लोगों को बेरोजगार हो गए सारे। डिस इंसेंटिव्स और पॉवर्टी ट्रैप, देखिए कुछ लोग जो है सरकार से कुछ इंसेंटिव्स मिलते हैं, उस इंसेंटिव्स के चक्कर में कि अगर वो छोटी जॉब करेंगे तो उन्हें वो इंसेंटिव्स मिलना बंद हो जाएंगे, या पॉवर्टी इतनी ज्यादा होती है कि लोग जो है पॉवर्टी में मतलब अपना किराया, आने जाने का खर्चा ये भी नहीं निकाल पाते, तो वो उस जॉब को नहीं करते और वो बेरोजगार रहते हैं। आउटसोर्सिंग ऑफ प्रोडक्शन ओवरसीज, ये एक एग्जांपल है कि जो जैसे अमेरिका में अभी क्या हुआ, अमेरिका में चीपर लेबर, सस्ती लेबर वियतनाम में मिलने के कारण उन्होंने अपने प्रोडक्शन को, जो लेबर का यूज थे वो वियतनाम से कर रहे थे, तो उन्होंने अपने वहां से वियतनाम को शिफ्ट कर लिया। तो इससे क्या हुआ, प्रोडक्शन का जो अमेरिका के लोग थे जो काम कर रहे थे उन फैक्ट्रियों में, वो बेरोजगार हो गए, क्योंकि उन्हें वियतनाम में सस्ती लेबर मिल रही थी, उन्होंने वहां पे शिफ्ट कर दिया। तो इन सभी के कारण जो लोगों को बेरोजगारी हुई है, टेक्नोलॉजी चेंज के कारण, ऑटोनोमस के कारण जो मशीनरी पे लोग शिफ्ट हो गए, तो इसी कारण से ये सब बेरोजगारी के कारण है। थैंक यू, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।